हेलो, गुड मॉर्निंग। आज के इस नए सेशन में हम एयर कंडीशनिंग का एक सिलेबस तैयार करने जा रहे हैं। एयर कंडीशनिंग के ऊपर क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हमने इलेक्ट्रिकल के ऊपर क्लासेस की थी, काफ़ी 17-18 क्लासेस की थी। उसके बाद कुछ ब्रेक आ गया 1 डेढ़ महीने का। उसके बाद हम नए सिरे से अब एयर कंडीशनिंग, उसके बाद फिर एचवीएसी को उठाएँगे। तो अभी एयर कंडीशनिंग का बेसिक जो हमारा होता है कॉन्सेप्ट, उसको लेके चलेंगे। तो एयर कंडीशनिंग का कोर्स शुरू करेंगे तो उसको धीरे-धीरे करके आगे बढ़ाएँगे। उसके बाद फिर एयर कंडीशनिंग से फिर एचवीएसी, एचवीएसी में फिर आपके बड़े प्लांट्स, वीआरवी सिस्टम और सेंट्रल प्लांट्स वगैरह भी लेंगे, कवर करेंगे उसमें। पहले शुरुआत में एक आरएसी का सिलेबस लेके चलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि हमारा एयर कंडीशनिंग कैसे शुरुआत हुई इसकी, कहाँ से शुरुआत हुई, किसने शुरुआत की और क्या उसका मकसद क्या था शुरुआत करने का। तो एक साइंटिस्ट का नाम आता है विलीज कैरियर, WILLIS कैरियर, ठीक है? ये एक साइंटिस्ट थे। तो इनका सबसे पहले ये एक्चुअल में कोई जो पहले सबसे पहले जब एयर कंडीशनिंग की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम पे हमारा जो सिस्टम था वो टेम्परेचर को मेंटेन करने का मकसद नहीं था एक्चुअल में। उस टाइम पे ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने का मकसद था। ये एक प्रिंटिंग प्रेस का वाकया है। तो प्रिंटिंग प्रेस में जब इंक यूज करते थे तो ह्यूमिडिटी चेंज होने की वजह से, कम ज़्यादा होने की वजह से, प्रॉपर रेशियो ना होने की वजह से उसमें इंक वगैरह फैलती थी। तो उस चीज़ को सोचते हुए उन्होंने इसके ऊपर काम किया और इसको काम करने के साथ-साथ उन्होंने सबसे पहले ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया। तो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया ये 1902 की बात है गालिबन। तो उस टाइम पे इन्होंने इसकी शुरुआत की। उसके बाद फिर इन्होंने धीरे-धीरे इसके बाद फिर ये आगे बढ़ता गया मामला। फिर 1902 के बाद से फिर ये 2030 तक ये फिर आपके थिएटर्स में और आपके कुछ बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें इसका यूज़ होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद 1930 तक ये रहा। उसके बाद फिर धीरे-धीरे करके ये होम में, घरों में और जगह ऑफ़िसेज़ में इस जगह पे इसका यूज़ होना शुरू हो गया। तो इस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी 1902 में। उसके बाद फिर ये धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते और आज की डेट में जो माहौल है आज का, जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उसके हिसाब से इंडिया में भी आज की डेट में एयर कंडीशनिंग का आने वाले टाइम में बहुत बड़ा स्कोप होता जा रहा है। और हर बिल्डिंग, हर रेज़िडेंशियल टॉवर, हर रेज़िडेंस, इवन के सारे घर को कवर करा है एयर कंडीशनिंग। तो यहाँ पे अब ये चीज़ बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन होता जा रहा है दिन पे दिन। टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंडिया का भी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 50 तक पहुँच जा रहा है। उससे भी कभी-कभी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है। पहले इतना टेम्परेचर नहीं हुआ करता था, तो उस टाइम पे ज़्यादा एयर कंडीशनिंग की डिमांड नहीं थी। आज की डेट में डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है? तो इसके बाद फिर उन्होंने आपका एयर कंडीशनिंग में, एक्चुअल में एयर कंडीशनिंग होता क्या है? तो सबसे पहले एयर कंडीशनिंग में हमारा एयर कंडीशनिंग एक्चुअल में करता क्या है? एयर कंडीशनिंग का मकसद क्या था कंट्रोल करने का? इसमें क्या-क्या चीज़ कंट्रोल की जाती है? तो एयर कंडीशनिंग आपका एसी में सबसे पहले हमारा एक तो टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। दूसरी चीज़ इसमें ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया जाता है। तीसरा आपका एयर का फ्लो। चौथा एयर की क्लीनिंग, यानी कि क्लीनलीनेस ऑफ एयर, प्योरिटी ऑफ एयर। ये एयर कंडीशनिंग में 4 चीज़ों को मेनली कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, बेसिकली। तो सबसे पहले हमारा टेम्परेचर का मसला आता है कि हमारा टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एयर का फ्लो है और प्योरिटी ऑफ एयर। अब टेम्परेचर को अगर हम देखते हैं तो इसका बेसिकली जो एयर कंडीशनिंग का टेम्परेचर है वो 22 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया जाता है, ठीक है? तो इसकी टेम्परेचर की एक रेंज आपको मिल गई 22 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? तो ये आपका टेम्परेचर का मसला हो गया। इतना हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है, 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ह्यूमिडिटी का मसला आता है। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है?
ह्यूमिडिटी का सबसे पहले तो एक रेटिंग्स वगैरह क्या होती है, ये 45% टू 55% इसको मेंटेन किया जाता है एयर कंडीशनिंग के जरिए से, ठीक है। उसके बाद फिर एयर फ्लो। अब एयर फ्लो वगैरह है, ये पर पर्सन अगर हम कैलकुलेट करते हैं एयर फ्लो, तो हमारा 25 अगर आप लेके चलें CFM, तो ये हमारा मेंटेन किया जाता है 25 CFM। उसके बाद प्योरिटी, प्योरिटी हमारी कम से कम 95% हमारा प्योर होना चाहिए, 95% तक प्योरिटी होनी चाहिए इसकी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो 4 पॉइंट से 4 पॉइंट की हमारी एक रेटिंग्स आ गई हमारे पास, क्या हमने चारों पॉइंट पे कितना मेहनत करनी है और किस तरह से इसको मेंटेन करना है टेम्परेचर को, जो ह्यूमन बीइंग के लिए कंफर्टेबल हो, ठीक है। इसका मेन मकसद है कि टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए और वो कंफर्टेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डाउन टेम्परेचर है या ह्यूमिडिटी बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है। अब एक चीज़ और आती है यहाँ पे, जैसे टेम्परेचर का मसला आता है तो ह्यूमिडिटी हमारी एक्चुअल में होता क्या है एयर कंडीशनिंग में। एयर कंडीशनिंग में जब हमारा रेफ्रिजरेंट उसकी कॉइल में फ्लो करता है, एवेपोरेटिंग कॉइल में, तो क्योंकि उसका टेम्परेचर डाउन होता है, तो टेम्परेचर डाउन होने की वजह से जब वो कॉइल के अंदर फ्लो करता है तो उसके ऊपर मॉइस्चर कंडेंस होना शुरू कर देता है, यानी कि जो एयर के अंदर मॉइस्चर होता है वो हमारा वहां पे कंडेंस होना शुरू करता है और पानी बन के वो ड्रिपिंग की शक्ल में आ जाता है और वो ट्रे से ड्रेन लाइन के थ्रू होके बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हमारा अंदर एयर कंडीशनिंग में हमारा जो, अगर सपोज कि कोई विंडो एसी है, तो विंडो एसी में अगर हमारा हमने रूम को बिल्कुल बंद करके रखा हुआ है तो हमारा उसमें टेम्परेचर तो मेंटेन होगा, आसानी से टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए होगा क्या कि धीरे धीरे उसकी जो मॉइस्चर है वो कम होता जाएगा। मॉइस्चर कम होगा तो उसमें वेपर्स, मॉइस्चर क्या होता है एयर में, एक्चुअल में एयर जो होती है बिल्कुल ड्राई नहीं होती, एयर में हमारा वाटर वेपर्स होते हैं। तो वाटर वेपर्स हमारे उसके अंदर से धीरे धीरे वो कंडेंस होते जाएंगे एवेपोरेटिंग कॉइल के ऊपर और वो धीरे धीरे पानी बन के निकलते जाएंगे, तो उसमें एयर जो है हमारी ड्राई होना शुरू हो जाएगी, उसके अंदर मॉइस्चर कम होना शुरू हो जाएगा। तो उस केस में हमें एक्चुअल में कुछ फ्रेश एयर का भी प्रोविजन रखना पड़ता है। उसमें अगर फ्रेश एयर बिल्कुल हम बिल्कुल रूम को एयर टाइट नहीं कर सकते, एयर टाइट करते हैं तो हमें विंडो एसी में प्रोविजन रहते हैं, तो उसमें से थोड़ा सा एयर हमें फ्रेश एयर के तौर पे लेनी पड़ती है, ठीक है। तो उससे क्या फायदा होता है, एक तो उस वो एयर जब हमारी ऐड होती रहती है रूम के अंदर, तो एक तो उसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन होती रहती है, ह्यूमिडिटी मेंटेन हो जाती है। ह्यूमिडिटी के साथ साथ जो हम किसी रूम के अंदर सपोज कीजिए रह रहे हैं, तो रूम में जो जो मशीन वगैरह रखी है, कोई भी चीज़ है, कोई फर्नीचर है या ह्यूमन बीइंग्स वगैरह उसके अंदर है, तो उनकी एक अपनी स्मेल है, एक बॉडी है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है, तो वो चीज़ें हमारी जब बाहर आती हैं तो वो एयर को पॉल्यूटेट करती है, तो एयर में पॉल्यूशंस और गंदगी वगैरह आना शुरू हो जाती है। तो अगर हमने उसमें फ्रेश एयर को ऐड नहीं किया तो हमारे उस एरिया का अंदर का कंफर्टेबल टेम्परेचर नहीं रहेगा। टेम्परेचर तो होगा लेकिन उसमें एक अजीब सा घुटन सी महसूस होना शुरू हो जाएगी। अगर हमारी ह्यूमिडिटी का रेशियो ऊपर नीचे जाता है, अगर सपोज कि ह्यूमिडिटी का रेशियो ऊपर जाता है, ज़्यादा बढ़ रही है हमारी ह्यूमिडिटी 55 से ऊपर जा रही है, तो उस केस में हमारे रूम के अंदर पसीना, स्वेटिंग वगैरह जो होती है ना, वो सूखने की प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि पसीना आएगा, पानी बॉडी के ऊपर आएगा, मॉइस्चर सा डेवलप होगा बॉडी के ऊपर और उससे अनकंफर्टेबल फील होगा। और अगर ह्यूमिडिटी डाउन होती है तो उस केस में हमारा ड्राइनेस आना शुरू हो जाएगी, हलक के ऊपर, होंठों के ऊपर, इंसानों के ऊपर उसका, आंखों के ऊपर उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से, मॉइस्चर कम होने की वजह से स्किन ड्राई होना शुरू हो जाएगी। अगर हमारे रूम के अंदर इम्प्योरिटीज बढ़ना शुरू हो जाती है तो हमारे रूम की प्योरिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो 95% से ये डाउन हो जाएगी, वो भी ह्यूमन बीइंग के लिए अनकंफर्टेबल फील होगा। तो इस तरह से हमारा, एक तो हमारे इसमें टेम्परेचर को मेंटेन किया, टेम्परेचर के साथ साथ फिर हमने ह्यूमिडिटी को मेंटेन किया। ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए छोटे यूनिट में हमें फ्रेश एयर का प्रोविजन रखना पड़ता है। अब फ्रेश एयर हमारी, अगर किसी भी रूम के लिए अगर हम फ्रेश एयर देखें कि हमारी कितनी फ्रेश एयर चाहिए, तो वो एयर चेंजेस कहलाती है, ठीक है। इसमें एक चीज और आ जाती है यहाँ पे, एयर चेंजेस, ACH, एयर चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि कितने
घंटे में हमारे रूम की पूरी हवा चेंज हो जाए, इतनी हवा उसमें ऐड की जाए कि वो कितने घंटे में मतलब 1 घंटे में कितनी बार वो हमारी हवा चेंज हो जाए, ये इसका मकसद होता है। जैसे आपका सपोज कीजिए आपका 6 एयर चेंजेस की हमारी रिक्वायरमेंट होती है इंसान के लिए। अगर देखें नॉर्मली तो 4 टू 6 रहता है, बेडरूम की थोड़ी कम होती है और ड्राइंग रूम की थोड़ी ज़्यादा होती है, तो 4 टू 6 ACH की हमारी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी जगह के लिए, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ती है अलग अलग कंडीशंस में, वो बात की बात है। अभी हम छोटे यूनिट पे बात कर रहे हैं, तो हमारे छोटे यूनिट के लिए अगर हमने मेंटेन करना है तो हमारा 4 टू 6 एयर चेंजेस हमें मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 घंटे में हमारा 6 बार उस पूरे रूम की हवा चेंज होनी चाहिए। ये इसका मकसद है कि 1 घंटे में 4 से 6 बार वो उसकी हवा चेंज हो जाना चाहिए। इतनी हवा जो जिसका वॉल्यूम जितना रूम का है उतना वॉल्यूम उससे हर घंटे में 6 बार उतना ऐड हो जाए उसमें, ठीक है। इस तरह से हमारे 6 एयर चेंजेस हो जाएंगे, तो उससे हमारा क्या होगा, एक तो हमारी प्योरिटी मेंटेन हो जाएगी, और जो मॉइस्चर की कमी हो रही है टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर डाउन करने की वजह से, तो वो भी हमारी मेंटेन हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और भी है, एयर कंडीशनिंग में टेम्परेचर अगर आप बहुत ज़्यादा डाउन करेंगे तो उस केस में हमारी ह्यूमिडिटी ज़्यादा डाउन होती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कंडेंसिंग कॉइल का टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारा जो उसके ऊपर स्वेटिंग है वो ज़्यादा आती है, यानी एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो ज़्यादा कंडेंस होता है। तो ज़्यादा कंडेंस होने की वजह से ह्यूमिडिटी पानी बन के बाहर जाती रहती है, तो हमारी ह्यूमिडिटी ज़्यादा डाउन होती है। तो हमें एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमारा टेम्परेचर 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अकॉर्डिंग हम मेंटेन करें। अगर बहुत ज़्यादा 18 डिग्री या 19 डिग्री अगर हम मेंटेन कर रहे हैं तो ह्यूमिडिटी फिर हमारी डाउन होगी, फिर हमें एयर चेंजेस इम्प्रूव करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये 4-5 पॉइंट्स हो गए इसमें, जिसको हमने मेंटेन करना है, ठीक है। अच्छा, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हमारी कोई एयर है, एयर में जितना एयर मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है, उसका कितना परसेंट उसमें मॉइस्चर है, ये इसका मतलब होता है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? यानी कि एक, अगर हम ह्यूमिडिटी को समझें, तो कोई एयर जितना मॉइस्चर होल्ड कर सकती है, उसका कितना परसेंट ह्यूमिडिटी है, कितना परसेंट ह्यूमिडिटी है, ठीक है। ये हमारा इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि एयर में एक होल्ड करने की पावर होती है कि इतना हमारा होल्ड कर लेगी मॉइस्चर, उसका कितना परसेंट है उसमें एयर में, तो ये हमारा 45 टू 55 एक इस टाइप की वैल्यू होती है जो हमारी ह्यूमन बीइंग के लिए परफेक्ट होती है, 55%, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये ह्यूमिडिटी का मसला हो गया, प्योरिटी हो गया, एयर चेंजेस हो गए, आपका टेम्परेचर हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इस चीज को लेके। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस तरह से आप अभी डिस्कस कर रहे थे हम, तो आप सबसे पहले हम एक हीट को डिस्कस करते हैं। हीट क्या होती है एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि हमारा एयर कंडीशनिंग से जो रिलेशन है वो टेम्परेचर से रिलेशन है, तो उसके हिसाब से हमें हीट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हीट एयर कंडीशनिंग में होता क्या है, एक्चुअल में एयर कंडीशनर जो होते हैं वो किसी भी जगह के टेम्परेचर को कम किस तरह से करते हैं, वो वहाँ की हीट को निकाल के बाहर एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। ये उनका काम होता है, सिर्फ इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं होता। एयर कंडीशनर क्या करते हैं, वहाँ पे हीट को मतलब कूल ना करके वो उस जगह की हीट को निकाल के बाहर कर देते हैं। बाहर करने का मतलब है वहाँ की हीट बाहर निकल जाती है। अब हीट को अगर हम डिस्कस करते हैं, तो हीट क्या है, इट इज़ द टेम्परेचर और हीट जो होती है वो हीट का यूनिट जो होता है वो आपका इफेक्ट जो आता है वो टेम्परेचर आता है। हीट का इफेक्ट क्या हो जाता है, इफेक्ट आपका टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो टेम्परेचर अब इसमें क्या होता है, अब जैसे हीट को अगर हम डिस्कस करें तो दो तरह की
इसमें वो आ जाती है कि एक तो हो गया आपका आपका सेंसिबल हीट, एक हो गया आपका लेटेंट हीट। तो सेंसिबल हीट क्या है? किसी भी चीज का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो उसमें हमारा उसकी जितना बर्दाश्त करने की उसको ताकत होती है, यानी कि जब तक उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है किसी चीज का, कोई भी लिक्विड है, सपोज कीजिए हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर जब तक बढ़ता जा रहा है और उसकी भौतिक अवस्था यानी उसकी जो फिजिकल, उसकी जो शेप है और सारी चीजें हैं, वो चीज चेंज नहीं हो रही, वो एज इट इज है, सिर्फ उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम सेंसिबल हीट बोलेंगे। जब तक उसका टेम्परेचर चेंज होता रहेगा, उस वक्त तक, जब तक उसकी भौतिक अवस्था में चेंज नहीं आएगा, तब तक हम उसके टेम्परेचर को हम सेंसिबल हीट का नाम देंगे। ठीक है, सिर्फ आपका टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज होता है, इसमें कोई भी उसके और कोई परिवर्तन उसके अंदर नहीं होते, सिर्फ टेम्परेचर का परिवर्तन होता है। तो इस तरह से इस हीट को हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। ठीक है, जब एक ऐसी स्टेज आती है कि हम जब उसका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाते हैं, तो फिर उसकी भौतिक अवस्था में चेंज आना शुरू हो जाता है। जैसे कि कोई भी सपोज कीजिए कोई पानी है, पानी का टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, तो पानी का टेम्परेचर 99 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जैसे पानी का पहुंच जाता है टेम्परेचर, तो फिर उसमें बॉयल होना शुरू हो जाता है और उसमें से वेपर बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी शेप चेंज हो रही है, उसकी भौतिक अवस्था चेंज हो रही है। तो उस टेम्परेचर पे आप जिसके 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जब हम पहुंच जाते हैं, तो वो हीट फिर अब आगे जो हम उसको हीट दे रहे हैं, वो उसकी लेटेंट हीट कहलाती है। ठीक है, वो टेम्परेचर जिस पर उसकी उसके उसकी भौतिक अवस्था चेंज हो जाए। ठीक है, चेंज होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो इसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। तो ये कंडीशनिंग में इसका काफी यूज होता है, सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट। ठीक है, जो हीट लोड वगैरह होता है वो इस तरह के लेटेंट हीट के बिहाफ पे उसको फिर डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट दो तरह की इसमें हीट हो गई। अच्छा, अब दूसरी चीज, अब हमारा एक आता है एयर कंडीशनिंग। अब एक पीटी आ गया, पीटी चार्ट, प्रेशर और टेम्परेचर। एक्चुअल में एयर कंडीशनिंग में दो ही चीजों का बहुत बड़ा रोल है, इन्हीं को मेंटेन करके हम सिस्टम को एक मेंटेन करते हैं। तो इसमें प्रेशर और टेम्परेचर का आपस में रिलेशन होता है। जो किसी भी चीज का टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे, किसी भी चीज का प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो उसका हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। प्रेशर कम करेंगे तो आपका टेम्परेचर भी डाउन होगा। इस तरह से इसका बीच में इफेक्ट रहता है, और ये हर रेफ्रिजरेंट का अलग अलग होता है। ठीक है, कोई भी रेफ्रिजरेंट है, जितनी भी गैसेस यूज की जाती हैं एयर कंडीशनिंग के अंदर, उसको हम रेफ्रिजरेंट गैस बोलते हैं। ठीक है, तो सारे रेफ्रिजरेंट्स के अलग अलग पीटी चार्ट होते हैं। तो हर रेफ्रिजरेंट का अपना अलग उसकी क्वालिटी होती है, तो उसका अलग टेम्परेचर, उसने प्रेशर पे उसके सैचुरेशन टेम्परेचर्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कोई भी चीज है, कोई यूज हम गैस यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमारा रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर काउंटेबल होता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए अब हमारा प्रेशर है कोई भी चीज का, प्रेशर के यूनिट्स हमारे हो जाते हैं। प्रेशर में हमारे कितने यूनिट्स हो जाते हैं? सपोज किए आपका कोई प्रेशर है, उसको हमारा इसमें यूनिट्स आपके, एक तो केजी पर सीएम स्क्वायर होता है, केजी पर सीएम स्क्वायर। ठीक है, दूसरा आपका बार चलता है, बार। तीसरा आपका पीएसआई भी यूज होता है। ठीक है, फुट पर स्क्वायर इंच। ठीक, अच्छा, उसके बाद अब बार हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, एटीएम हो गया आपका। एटीएम एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है।
ये भी एक प्रेशर है, ठीक है, इसका यूज होता है। अब इसमें आपस में कुछ रिलेशंस भी होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा 1 kg इज इक्वल टू 0.98 बार। एक तो इसका रिलेशन आपस में मेंटेन हो गया, 1 kg बराबर 0.98 बार। 1 बार इज इक्वल टू 14.5 psi, ठीक है, ये आपस में इन दोनों का रिलेशन हो गया, psi का और बार का। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, जितना प्रेशर हमारा एक इंसान के जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर होता है नेचुरल, वो प्रेशर हमारा अगर हम बार के साथ इसको रिलेट करें तो ये आपको हो जाए 1.013 बार, ठीक है। तो ये हमारा इतना एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है। या हम इसको मरकरी स्केल पे देखते हैं तो ये हमारा 760 mmHg कहलाता है, ठीक है, 760 mmHg कहलाता है। अब इसका रिलेशन हमारा, अगर हम इसको माइक्रोन में देखना चाहें तो ये माइक्रोन में आपका 760 और 000 हमने बढ़ा दिया तो ये आपका माइक्रोन बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो रिलेशन है वो बार के साथ में 1.013 बार, और इसको हम 760 mmHg भी बोलते हैं। और इसका अगर माइक्रोन में देखेंगे तो 760,000 हमारा माइक्रोन बनता है, ठीक है। तो ये चीज अब हमारी आ गई यहाँ पे। अब ये माइक्रोन का इस्तेमाल हमारा होता है आजकल, वैक्यूम पंप, वैक्यूम जब करते हैं किसी भी सिस्टम को तब हमारा माइक्रोन का इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें माइक्रोन में हम प्रेशर को चेक करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें एक चीज समझनी है, सपोज कीजिए अभी हमारा ये एसी यूनिट को बाद में लेंगे, पहले इसको पीटी को ही क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमारी गैस होती है, जो गैस हमारा सपोज कीजिए सक्शन पे जो हमारा प्रेशर होता है, कोई भी सपोज ये प्रेशर है, कोई मशीन है तो उसके सक्शन पे कितना प्रेशर आ रहा है उसके हिसाब से, यानी कि उसकी इवेपोरेटिंग कॉइल में कितना प्रेशर है उसके हिसाब से पीटी चार्ट की मदद से हमें उसका सैचुरेशन टेम्परेचर मिल जाता है, ठीक है। यानी कि सपोज कीजिए हमारी कोई गैस है, हमने सपोज कीजिए एक आर 410 ए गैस ले लिया, ठीक है। अब R410A हम गैस ले रहे हैं तो इसको अगर हम इसके सक्शन पे हमारे, क्योंकि ये हमारे अब यूनिट पे अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रेशर होते हैं, गैस के अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग प्रेशर होते हैं। अब अगर प्रेशर्स को देखें तो हमारा सपोज कि एक तो स्टैंडिंग प्रेशर हो गया, स्टैंडिंग प्रेशर हो गया, दूसरा आपका बैक प्रेशर हो गया, तीसरा आपका डिस्चार्ज प्रेशर हो गया, ठीक है। 3 प्रेशर हमारे आ गए यूज में, स्टैंडिंग प्रेशर, बैक प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर। स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है, किसी भी यूनिट को अगर हमने ऑफ पोजीशन में रखा हुआ है और जो उसका टेम्परेचर आ रहा है तो वो टेम्परेचर हमारा स्टैंडिंग प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर कहलाता है। जो प्रेशर आ रहा है हमारा वो स्टैंडिंग प्रेशर कहलाता है। या हमारा किसी सिलेंडर में जो गैस भरी हुई है उस गैस का जो प्रेशर है आ रहा है प्रेशर गेज लगाने पे, तो वो जो प्रेशर है वो उसका स्टैंडिंग प्रेशर होता है। इसी तरह से यूनिट जब ऑफ पोजीशन में है तो उसका स्टैंडिंग प्रेशर होता है, ठीक है। इसके साथ साथ बैक प्रेशर हमारा क्या होता है, जब हम यूनिट को चलाते हैं, एयर कंडीशनर को, विंडो एसी है या कोई भी स्प्लिट एसी है, तो कंप्रेसर के सक्शन पे जो हमारा प्रेशर मिलता है वो हमारा बैक प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो ये सक्शन पे प्रेशर हो जाता है, वो बैक प्रेशर हो जाता है। उसके बाद जो हमारा डिस्चार्ज, कंप्रेसर के डिस्चार्ज पे जो हमें प्रेशर मिलता है वो हमारा डिस्चार्ज प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 3 प्रेशर हो गए। अब होता क्या है कि सपोज कीजिए आपका बैक प्रेशर है, तो बैक प्रेशर की मदद से हम उसमें गैस चार्ज करते हैं सिस्टम के अंदर। तो गैस चार्ज का जो रिलेशन है वो बैक प्रेशर से ज्यादा है औरों के मुकाबले में, ठीक है। स्टैंडिंग प्रेशर से हमारा पता नहीं चलता कि गैस कितनी है हमारे सिस्टम में, क्योंकि वो तो यूनिट ऑफ है। अगर गैस कम होगी तो भी उसका स्टैंडिंग प्रेशर उतना ही हो सकता है, और ज्यादा होगी तो भी उतना हो सकता है, ठीक है। डिस्चार्ज प्रेशर से भी इसको रिलेट नहीं करते। ज्यादातर जब हम गैस डालते हैं तो उसके सक्शन प्रेशर के हिसाब से गैस डालते हैं। उसका भी एक लॉजिक है। एक्चुअल में होता क्या है,
जब हमारा इवेपोरेटर के अंदर जो टेम्परेचर होता है, जितने टेम्परेचर पे हमारी रेफ्रिजरेंट गैस बॉयल होती है, वो हमारा टेम्परेचर और जो बैक प्रेशर है उसका आपस में रिलेशन होता है। ठीक है, तो जो हमने सक्शन प्रेशर पे हमने सपोज कीजिए कोई भी प्रेशर चेक किया, उसमें हमें प्रेशर जो भी मिलता है, सपोज कि हमें 200 करीब 250-300 की रेंज में हमारा इसका प्रेशर मिल जाता है हमारा सक्शन प्रेशर पे। सक्शन प्रेशर अगर हम देखते हैं तो हमारा इसमें गालिबन जो 410 के सक्शन और डिस्चार्ज प्रेशर्स होते हैं, वो आपका सक्शन प्रेशर 115 से 150 की रेंज में जाता है हमारा। ठीक है, 115 से 150 पीएसआई। ठीक है, तो ये 150 पीएसआई हो गया। अब ये इतना जो वेरी कर रहा है उसका रीजन ये है कि हमारा जो प्रेशर है, प्रेशर जैसे ये प्रेशर जो हमारा ये इतना वेरी जो हो रहा है, ये इसके हिसाब से अब हमारा टेम्परेचर जो वेरी करेगा वो चीज इसके साथ में देखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये हमारा प्रेशर जो वेरी करेगा वो एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से भी प्रेशर वेरी करता है। सपोज कि कोई गैस का प्रेशर है, गैस पड़ी हुई है किसी भी यूनिट में, तो जो जब सपोज कीजिए बाहर का टेम्परेचर अगर ज्यादा है, बाहर का टेम्परेचर कम है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है या 35 है या 40 है या 45 है, तो जैसे जैसे प्रेशर एम्बिएंट का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे यूनिट का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यूनिट का प्रेशर इंक्रीज होगा। अब हमें यूनिट का प्रेशर यहाँ से मिल गया, सपोज कीजिए अभी हमारा यूनिट का प्रेशर हमने चेक किया तो हमारा 115 पीएसआई है सपोज कीजिए। ठीक है, तो 115 पीएसआई पे फिर हमारा जो पीटी चार्ट है उसकी मदद से हम इसका टेम्परेचर निकालते हैं। ठीक है, 115 पे हमने सपोज किए पीटी चार्ट से क्या निकाल दिया, इसका सैचुरेशन टेम्परेचर, सैचुरेशन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर हमारे जो टेम्परेचर होता है इसके बिहाफ पे हम चेक करते हैं कि हमारे यूनिट में गैस कम है या ज्यादा है। ठीक है, तो सैचुरेशन टेम्परेचर आपका क्या करता है, सैचुरेशन टेम्परेचर जो डिसाइड करता है वो ये डिसाइड करता है कि हमारी एवेपोरेटर में गैस कितने टेम्परेचर पे बॉयल हो रही है। ये टेम्परेचर अगर हम सक्शन पे चेक करते हैं, सक्शन पे अगर हम कोई हमारा जो भी मीटरिंग डिवाइस है, जो भी हम उससे थर्मोमीटर से चेक करें अगर सक्शन पे, तो ये हमारा सक्शन पे टेम्परेचर जो सैचुरेशन टेम्परेचर जितने पे ये बॉयल हो रही है उससे ज्यादा मिलेगा हमारा। ठीक है, करीब करीब ये 8 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा हो सकता है सक्शन के ऊपर जो टेम्परेचर है। ठीक है, तो इसका मतलब एक रिलेशन हमारा बनता है सक्शन पे, वो बनता है हमारा सक्शन, इसको हम बोल देते हैं हमारा सेट होल्ड करना थोड़ा। तो जिस तरह से अभी मैं समझा रहा था आपको, तो सक्शन पे हमारा जो टेम्परेचर हम देख रहे थे, जो हमने सक्शन का प्रेशर देखा, सबसे पहले तो प्रेशर नोट किया। प्रेशर अगर हमारा जो प्रेशर आ रहा है उस प्रेशर पे हमने चार्ट की मदद से, एक चार्ट आते हैं पीटी चार्ट, एक्चुअल में पीटी चार्ट जो आते हैं तो उसकी मदद से हमें उस पर टेम्परेचर मिल जाता है, वो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर होता है उस गैस का। यानी कि अगर सपोज कीजिए हमारा सक्शन का प्रेशर 115 पीएसआई चल रहा है, तो उस प्रेशर पे हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर यानी कि वो जो रेफ्रिजरेंट है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल हो रही है वो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो सपोज किया हमने सबसे पहले एक पीटी चार्ट से, सबसे पहले तो हमने उसका प्रेशर चेक किया, प्रेशर चेक किया तो हमारा सपोज कि 115 पीएसआई है। अब उस 115 पीएसआई पे हमने उसका उस पीटी चार्ट की मदद से हमने उसका टेम्परेचर निकाल लिया, तो अब हमें टेम्परेचर मिल गया, वो हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर मिल गया। ठीक है, अच्छा अब हमने दूसरा क्या करना है कि हमने सक्शन पे उसका टेम्परेचर चेक करना है फिजिकली। ठीक है, फिजिकली थर्मोमीटर की मदद से हम उसके सक्शन पे जो गैस हमारी कंप्रेसर पे आ रही है उसका हम टेम्परेचर चेक करेंगे, तो उसका टेम्परेचर हम नोट करेंगे। और जो हमारा बॉयल हो रहा है
रेफ्रिजरेंट जितने टेम्परेचर पे है वो टेम्परेचर, 2 टेम्परेचर ले लेंगे, तो जो हमारा सक्शन का टेम्परेचर है, जो फिजिकली हमने नोट किया है, उसमें और जो सैचुरेशन टेम्परेचर है उसमें हमारा डिफरेंस आना चाहिए। वो डिफरेंस आना बहुत ज़रूरी है और उसका एक आइडियल वैल्यू होती है 8 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड का, उसमें डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है? कि यानी गैस जितने टेम्परेचर पे बॉयल हो रही है उससे ज़्यादा टेम्परेचर जाना चाहिए, ठीक है? तो ये उसकी सुपर हीट कहलाती है, सुपर हीट। इसका मतलब ये होता है कि हमारा रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के अंदर पूरी तरह से ड्राई सैचुरेटेड बनने के बाद भी उसमें और हीट है, यानी कि ये हमारी कंप्रेसर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट को रोकने में मदद करती है, यानी कि इससे ये कंफर्म हो जाता है कि हमारे कंप्रेसर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट की मात्रा नहीं है, पीछे से जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट नहीं आ रहा, इसका ये मकसद होता है। तो इस तरह से हमारा ये सुपर हीट कहलाती है। तो इसकी वैल्यू हमारी 8 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी आइडियल वैल्यू होती है कि हमारा एयर कूल्ड यूनिट के लिए हमारी 8 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि सक्शन टेम्परेचर हमने जो नोट किया वो, और सैचुरेशन टेम्परेचर जो हमने 115 psi पे चार्ट की मदद से निकाला, उन दोनों का डिफरेंस हमारा जब हमने देखा ये आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है सपोज कि सक्शन टेम्परेचर, और ये आपकी वैल्यू 5 डिग्री सेंटीग्रेड आ रही है, दोनों में जब डिफरेंस निकाला तो इसकी वैल्यू आपकी 10 डिग्री सेंटीग्रेड आ रही है। तो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये सुपर हीट कहलाती है, सुपर हीट। इससे ये डिसाइड होता है कि हमारे कंप्रेसर में जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसके बैक में सक्शन पे, वो हमारा पूरी तरह से वेपर में कन्वर्ट होके आ रहा है, यानी कि उसमें लिक्विड नहीं है। अगर ये वैल्यू कम होती है तो इसका मतलब उसमें लिक्विड के चांसेस हो सकते हैं, यानी कि उसमें लिक्विड मिक्स हो सकता है, ठीक है? तो ये हमारा इसकी वैल्यू होती है। आज के इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं, ठीक है? उसके बाद मिलते हैं एक नए एपिसोड में, एक अगले एपिसोड में इसी को और कंटिन्यू करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? और इसको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ये एयर कंडीशनिंग के ऊपर आपको वीडियो कंटिन्यूसली मिलेंगी, आपको इसी में ही आगे बढ़ाएंगे और इसी से ही फिर आपका MEP वगैरह की भी वीडियोस इसमें ऐड करेंगे। तो ठीक है, इसमें MEP वगैरह भी ऐड हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल की पहले मैंने वीडियोस डाली थी, अब इसमें एयर कंडीशनिंग मैंने शुरू किया है, तो एयर कंडीशनिंग चलेगा, साथ में इसका MEP वगैरह भी चलेगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।